नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्टअप चैंपियन शो के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे इंडस्ट्री 4.0 के स्टार्टअप चैंपियन टैगबॉक्स से और हमारे स्टार्टअप मेंटोर से। डिलीवरी सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी की तरह है और परफेक्ट डिलीवरी की रीढ़ की हड्डी है सही डेटा और टेक्नोलॉजी। सप्लाई चेन इंडस्ट्री के लिए डेटा और टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम ये संगम बनाया है हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने। आइए देखते हैं टैगबॉक्स की कहानी। टैगबॉक्स मतलब हम हर बॉक्स को, दुनिया के हर बॉक्स को एक टैग कर देना चाहते हैं, उसको हम स्मार्ट बना देना चाहते हैं। तो हमारे जो सेंसर्स होते हैं, अल्ट्रा लो पावर सेंसर्स रहते हैं ब्लूटूथ के ऊपर, जिनकी बैटरी लाइफ 2 से 4 साल चलती है। वो सेंसर बस जाके एक बॉक्स में या फिर किसी स्टाफ पे, एम्प्लॉय पे या फिर किसी रेफ्रिजरेटर में जाके हम फिट कर देते हैं एक बार, और उसके बाद भूल जाते हैं। बस हम वो डेटा हमारे गेटवेज के थ्रू कलेक्ट होते रहता है कंटिन्यूसली, हमारे सर्वर पे जाते रहता है, और वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करते हैं, रियल टाइम मशीन लर्निंग मॉडल्स लगाते हैं, जिससे हम प्रेडिक्टिव अलर्ट दे सकें, एग्रीगेटेड एनालिटिक्स कर सकें, ताकि हम बता सकें कि कहाँ पे क्या किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों ने ये सोल्यूशन तब रोल आउट करना चालू किया जब पैंडेमिक चालू हुआ था। वी ऑल्सो न्यू कि अगर ये सब चीज़ें लोगों को चाहिए, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन प्रोवाइड दैट। अगर आपको एक्चुअली अपना ऑफिस खोलना है, आपकी फैक्ट्री चालू करनी है, वेयर हाउस चालू करना है, राइट, और इंश्योर करना है कि लोग अपना डिस्टेंस मेंटेन करें। अब हमने धीरे धीरे ये सोल्यूशन बाहरी देशों में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना स्टार्ट किया है। हमारे जो आसियान कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर से ऑपरेट करते हुए हमने फ़िलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया में अवेयरनेस देना चालू किया, और यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो कि नॉर्डिक कंट्रीज़ मेनली, वहाँ पर हमने अभी अपना अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आदर्श और सुमेश, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 में। धन्यवाद। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। आप दोनों ने ऐसी एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कि पूरी सप्लाई चेन इंडस्ट्री का फायदा हो सकता है। जरा हमारे दर्शकों को ये टेक्नोलॉजी समझाइए, ये चलती कैसे है। मैं समझता हूँ हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, तो सबसे पहले समझते हैं हार्डवेयर का रोल। मैं आपको आपके डिवाइसेस देता हूँ, आप समझाइए हमारे दर्शकों। जी बिल्कुल। ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। एक्चुअली इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स जा सकते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, शॉक, ये एक ही बॉक्स में, एक ही बॉक्स के अंदर। तो उसको हम लोग कई सारे पैरामीटर्स एक्चुअली हम लोग मेजर कर सकते हैं जी। इसकी 2 साल की करीब बैटरी लाइफ होती है। ये जो है आप एक बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, इसीलिए हमारा नाम टैग बॉक्स है जी। किसी बॉक्स में डाल सकते हैं, एक पैलेट के ऊपर लगा सकते हैं, ट्रक के अंदर डाल सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल सकते हैं जी। किसी भी चीज़ का जब आपको कोई भी क्रिटिकल पैरामीटर आपको उसको नापना है, मेजर करना है, उसके लिए ये उसके अंदर चला जाता है जी। ये जो रीडर है, ये रीडर इस कई सारे सेंसर्स से डेटा लेता है ब्लूटूथ के ऊपर। ब्लूटूथ अपन सब जो फोन्स में यूज़ करते हैं, हाँ। ये उसका लो एनर्जी वेरिएंट है, जिससे बैटरी कम यूज़ होती है, ताकि ये फील्ड पे ये डिवाइसेस और ज़्यादा दिन चलें, जिससे मैंने बोला 2 साल का बैटरी लाइफ है, राइट। तो इसको आप जब किसी भी एक एसेट के अंदर, किसी भी एक बॉक्स के अंदर डालते हैं, ये गेटवे इन सारे सेंसर से डेटा लेके ब्लूटूथ के ऊपर, और फिर इसको क्लाउड पे भेज देता है सर्वर के ऊपर, सिम कार्ड यूज़ करके, सेलुलर सिम कार्ड या वाईफाई, लोकल वाईफाई। तो इस तरह से आप सप्लाई चेन के किसी भी एसेट को शुरुआत से लेके एंड तक, अंत तक आप पूरा उसको मॉनिटर कर सकते हैं। हार्डवेयर तो समझ आ गई बात जी, कि इसने डेटा उठाया। ये डेटा दिखता कैसा है? अब आप हमें बताइए कि ये डेटा एग्जैक्टली दिखता कैसा है अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके जी। ये सारा डेटा, जैसा कि आदर्श ने बताया कि ये सारा डेटा क्लाउड पे हमारे पास आ जाता है, और एक बार जब डेटा क्लाउड पे आ गया, उसके बाद आप उसको कई तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, कई तरह से एनालाइज कर सकते हैं। और हमने एक बहुत ही बेसिक क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे ऑपरेशंस मैनेजर से लेकर कंपनी CXO तक हर आदमी को अपने लिए इंसाइट्स मिल सकें। तो सिंपल टेम्परेचर डेटा से लेकर, जहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि टेम्परेचर का चार्ट कैसा है, कितनी देर वो उस टेम्परेचर बैंड में रहा जिसमें उसे रहना था, और उसके मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स वगैरह क्या थे। और ये प्लेटफॉर्म हमें इस चीज़ में भी मदद करता है कि अगर मान लीजिए मेरे 3 अलग अलग तरह के शिपमेंट हैं, कोई 2 से 8 तापमान पे है, कोई 8 से 15 तापमान पे है, और कोई -15 तापमान पे, तो हर शिपमेंट को उसके स्पेसिफिक पैरामीटर्स के हिसाब से मॉनिटर करके कंसोलिडेटेड इंसाइट्स डिलीवर करता है।
और जो हमारा गेटवे डिवाइस है ये जीपीएस भी कैप्चर करता है। तो अब जैसे आपने वैक्सीन शिपमेंट्स की बात की, जीपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दवाइयाँ हर जगह जा रही हैं और हम जानते हैं कि उसमें गड़बड़ी होने के बहुत सारे चांसेस हैं, लोग चोरी करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जीपीएस बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और जब जीपीएस हमें मिल जाता है तो उसे हम एक मैप पे प्लॉट करके ये दिखा सकते हैं कि किस शहर में मेरे कितने शिपमेंट्स हैं, बहुत ही आसान तरीके से। उस पर क्लिक करते ही मैं उस डिटेल में चला जाऊंगा और वहाँ जाके मैं एक स्पेसिफिक शिपमेंट को उठा के उसका सारा डेटा देख सकता हूँ। तो सबसे ऊपर लेवल के इंसाइट से लेकर एक बॉक्स तक सारी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही मान लीजिए मैंने कभी कहीं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कराया, उस डिब्बे पे अगर आपका सेंसर लगा हो तो मुझे एक एक पल की जानकारी मिल सकती है कि वो डिब्बा आज कहाँ है, क्या चल रहा है, कोई टूट फूट तो नहीं हो रही, टेम्परेचर ठीक है या नहीं, सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कमाल की बात इनफैक्ट है। ये हम लोगों ने काफ़ी लोगों के लिए ऑलरेडी कर दिया है जी डायग्नोस्टिक्स कंपनीज, जी पैथोलॉजी लैब्स, जी ई फार्मेसी कंपनीज, जी। ई कॉमर्स कंपनीज, जो आप शुरू में एग्जांपल दे रहे थे, जी। राइट, जो ब्लड सैंपल मूवमेंट का, जी। इसी तरह से फूड सैंपल फूड मूवमेंट्स, ऑल दिस, ये मेरा सब दूसरा कुछ हम सवाल लोग आप दोनों से ये है कि आपको ये समस्या मिली कैसे? क्या आप दोनों का कुछ एक्सपीरियंस है पहले इस फील्ड से, इस इंडस्ट्री से? जब हमने कंपनी चालू की थी 6 साल पहले, तब जो फाउंडर्स हैं कंपनी में, जी हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, एनालिटिक्स बैकग्राउंड, आईओटी बैकग्राउंड, हार्डवेयर सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन। हमें लगा कि आईओटी डेटा को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलाकर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इंडिया में तब भारत में ये हो रहा था कि आप अगर कोल्ड चेन को देखें, टेम्परेचर, तापमान के जो कंट्रोल चेन्स होती हैं, ये बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी। तब हमें लगा कि इन कोल्ड चेन्स में काफ़ी गुंजाइश हो सकती है गलतियों की, और इसको सॉल्व किया जा सकता है इस तरह की डिवाइसेस, इस टेक्नोलॉजी की बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? दो तरीके हैं। तो सबसे शुरुआत में जो हमने तरीका सोचा वो ये था कि जो हमारे डिवाइसेस हैं वो हम अपने कस्टमर्स को बेच देते हैं, वो उनकी ओनरशिप हो जाती है, उसका मेंटेनेंस सब कुछ उनके हाथ में होता है। इसके अलावा जो हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, किसी भी SaaS प्लेटफॉर्म की तरह इसमें कई सारे टीयर्स हैं, कई सारे फीचर्स हैं, और अपने ज़रूरतों के अनुसार जो हमारे कस्टमर हैं वो एक पर्टिकुलर टीयर को सब्सक्राइब कर लेते हैं, हमें एक मंथली पेमेंट देते हैं और ये सब्सक्रिप्शन चलता रहता है। हाल ही में हमने ये देखा है कि कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स पे से सबका विश्वास उठता जा रहा है, तो अब हमने पूरा मॉडल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, मंथली पेमेंट्स के अगेंस्ट देना शुरू कर दिया। अरे वाह! तो अब आपके कस्टमर्स को भी आसानी से वो सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट और इस पूरे मॉडल को। आपकी सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? हम लोग काफ़ी चैनल से सेल्स करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये B2B प्रोडक्ट है, तो हम ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्वियसली टैप करते हैं, वहाँ के सप्लाई चेन हेड्स, क्वालिटी हेड्स, टेक्निकल्स, CIOs, CTOs, इनको हम टारगेट करते हैं। तो एक पूरा हमारा कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड फ़ोन कॉल्स, जिससे लोगों को हम बताते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इंडिया में। देखिए, कस्टमर्स को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में है, रियल टाइम डेटा जो दे सकती है आपको। तो उसके लिए वो होता है, हम काफ़ी सारे इवेंट्स करते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स हमें डायरेक्टली रीच आउट करते हैं। पिछले 1 साल का अगर आप बात करें तो काफ़ी सारे कस्टमर्स हमें रीच आउट करके बोलते हैं, यार हमको ये बिल्कुल ये चाहिए, एंड दैट्स हाउ वी, इस तरह से हम लोग आगे। आप लोगों ने सबसे पहले दिन पे ये बिजनेस को फंड कैसे किया, और अब क्या कुछ एक्सटर्नल फंडिंग, कुछ वेंचर कैपिटल आपने लिया है? शुरुआत में तो जब हम प्रोडक्ट अपना डेवलप कर रहे थे तो कंपनी बूटस्ट्रैप थी। करीब 8 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में जब हमारा प्रोडक्ट बाहर आया, तब उस पॉइंट पर इंडियन एंजल नेटवर्क ने एक सीड फंड हमारी कंपनी को दिया। उस सीड फंड से हम 2019 तक पहुंचे, जब हम प्रोडक्ट को मोनेटाइज कर पाए थे। उस समय फिर TVS मोटर कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया $2.5 मिलियन का, जिससे हम अभी भी अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। फैंटास्टिक। तो पैसे तो आपके पास आ गए, बिजनेस आपने एक सफल बना लिया है। लाखों भारतीय इस वक्त आपको सुन रहे हैं शो पे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? देखिए, एज एक इंडियन कस्टमर की तरह जी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हम लोग फूड खा रहे हैं, जो दवाइयाँ हम अपने हम घर में मंगवा रहे हैं, उसका क्वालिटी सर्टिफिकेशन एज अ पर्सनल यूज़र मांगना चाहिए हमको। आज हम लोग केयर नहीं करते हैं इतना कि ये फूड किस तरह से स्टोर हुआ है, ये जो आप इंसुलिन मंगवा रहे हैं, ये इंसुलिन सही टेम्परेचर पे आपको डिलीवर हुई है कि नहीं हुई है। बिकॉज अगर ये नहीं हुई है सही टेम्परेचर पे तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। साइड इफेक्ट शायद नहीं होंगे, बट उसका जो इंटेंडेड इफेक्ट है, राइट, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो एज अ कंज्यूमर बहुत क्रूशल है, स्पेशली जब आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड हैं,
आप अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो मंगवा रहे हैं वो चीज़ें, उनसे वो प्रूफ पूछें कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक क्या ये प्रॉपरली मेंटेन की गई है कि नहीं। और बहुत सारे हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, देखिए वो भी आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो भी आपकी तरह एक अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हैं, वहाँ पे आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, सबसे पहले एक रिस्क माइंडसेट होना चाहिए जी। रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। इससे पहले जब हमने चालू की थी कंपनी, उससे पहले मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस था, तो एक बहुत ही कुशी जॉब, बहुत हाई सैलरी छोड़ के भी हम ऐसी एक फील्ड में घुस रहे थे जिसका कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था, राइट? किसी ने ये चीज़ नहीं की है इंडिया में। हम पहले ऐसी कंपनी जो ये कर रहे हैं इंडिया में, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स सब एक प्रोडक्ट में डाल के बेच रहे हैं जी। तो बहुत बड़ा रिस्क था, बट एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी देखता है एक एंटरप्रेन्योर, तो हमें लगा कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी होगी इस प्रोडक्ट की। तो ऑल बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, अगर आपके पास सॉलिड आइडिया है और दूसरा अगर आप अपने टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं, राइट, कि आज शायद इसका दिन नहीं है बट 3-4 साल बाद डेफिनेटली दिन आएगा, आई थिंक वो एक फर्स्ट स्टेप लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैंटास्टिक। इस सेशन से आप सभी लोगों के लिए दो बड़ी फायदे की बातें। सबसे पहली, कस्टमर की प्रॉब्लम को बहुत गहराई से समझिए और उसको सॉल्व कीजिए, और नंबर दो, आप इंश्योर कीजिए कि आप ऐसा समाधान बनाएं जिससे कस्टमर की प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म हो जाए, जैसे इन लोगों ने किया, डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कस्टमर की समस्याओं को सुलझाएं, जिससे आपके कस्टमर्स और भी ज्यादा सफल हो सकें। अब बारी है ऑडियंस के सवाल लेने की, तो आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल हमारे स्टार्टअप चैंपियन से। नमस्कार, मैं स्नेहा दिल्ली से, और मेरा सवाल टैगबॉक्स से है कि आपके जो ये सेंसर्स है ये किसी तरह की बिजली या बैटरी से चलते होंगे, तो इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है? करीब 2 साल की इसकी बैटरी लाइफ है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स की शेल्फ लाइफ टेक्निकली 5 साल है। तो अगर ये टूट फूट नहीं जाता है या भीग नहीं जाता है तो आप बैटरी बदल के इसे फिर यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक आपने सीखा सप्लाई चेन इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने का वो पूरा का पूरा डेटा और टेक्नोलॉजी का तरीका। लेकिन अब बारी है एक छोटे से ब्रेक लेने की। इस ब्रेक के बाद आप मिलेंगे हमारे स्टार्टअप चैंपियन मेंटोर से। कहीं जाइएगा मत, साथ में आपको तो पता ही है 10वां कदम हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप लेने का, यानी अपना बिजनेस खड़ा और बड़ा करने का 10वां कदम। मैं मिलूंगा आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में आप सभी का स्वागत है। अब समय है सीखने का हमारे इंडस्ट्री मेंटोर से। 25 सालों के इनके करियर में इन्होंने बहुत से बड़े रोल्स निभाए हैं, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। ये CII, फ्यूचर बिजनेस काउंसिल, स्टार्टअप काउंसिल के एक्टिव मेंबर हैं। ये नेशनल कमेटी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड से भी जुड़े हैं। आइए मिलते हैं हमारे मेंटोर जगदीश मित्रा जी से। जगदीश जी, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। नमस्कार परितोष जी, धन्यवाद। दुनिया में देखिए भविष्य से जुड़ी अब बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई बातें हो रही हैं। आप ऐसे कौन से ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, हम पहले वो जानना चाहते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी की ट्रेंड्स जो हैं वो उस परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए जहाँ पे आगे क्या होने वाला है भारत में या विश्व में। सो अगर आप 2-4 चीज़ें देखें जो हमें करना है या हमें उसके और आगे बढ़ना है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में हमें फैक्ट्रीज़ को और मॉडर्नाइज करना है, हमें उनकी प्रोडक्शंस को स्मार्ट बनाना है, बिकॉज हर फैक्ट्री के प्रोडक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी होती है। सिमिलरली हमारे पास सस्टेनेबिलिटी की टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। सिमिलरली हमारे हर इंडस्ट्री के और औद्योगिक क्षेत्र में हमको उनको बढ़ावा देना है कि स्मार्ट चीज़ें बने छोटे से छोटे वक्त में। तो इनको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ी है उनको मैं फॉलो करता हूँ, और उन्हें हमें लगता है कि वो टेक्नोलॉजीज़ बहुत उभर के आएंगी। जैसे कि आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल IoT, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी को कंबाइन करती हैं सेंसर्स के द्वारा, और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ डेटा एंड एनालिटिक्स। उसके साथ साथ जब आप डेटा कैप्चर करते हैं तो डेटा एंड एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करना होता है तो हमें क्वांटम की ज़रूरत पड़ती है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और जब हमें ऐसे काम करना पड़े जो कि हम यहाँ नहीं हों, लेकिन वही सेम एक्सपीरियंस कहीं और भी देना पड़े, 2 जगह 3 जगह नहीं 300 जगह, तो हमें मेटावर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये 4 टेक्नोलॉजीज़ को सोचता हूँ कि ये हमारे उभर के आएंगे। इंडस्ट्री 4.0 का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लीन मैन्युफैक्चरिंग से अलग कैसे है?
देखिए अलग नहीं है, जैसे कि हम लीन शब्द को इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि हमें जो है अपने वेस्ट को बाहर निकालना है। जो हमारे शरीर में अगर हमको लीन बनना है तो उसको ऐसे बनाना है। आपने पढ़ी होगी एक फेमस किताब थी लीन स्टार्टअप, जो हमारे सारे स्टार्टअप लोगों ने पढ़ी होगी। वो लीन स्टार्टअप का यही मतलब था कि हम कैसे जो चीज़ नहीं चाहिए, जो वेस्ट नहीं है, उसको बाहर करना है। और वेस्ट हमारे पास दो तरीके से होता है, जो हम कर रहे हैं उसे नहीं करना है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जो प्रोसेसेस हैं उसको कम करना है। क्यों? क्योंकि जो डिमांड्स हैं मार्केट में, जो चीज़ें हम और आप चाहते हैं, वो चीज़ों की ज़रूरत आजकल होने लगी है छोटे छोटे चीज़ों में, कि हमको ये चीज़ 25 में चाहिए या 50 में चाहिए, ना कि 2 लाख 2.5 लाख की तरफ से। तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे? ये है लीन मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप इंडस्ट्री 4.0 को पकड़ें तो इंडस्ट्री 4.0 वो तकनीक है, वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप एक नई मैन्युफैक्चरिंग को और स्मार्ट बना सकें। स्मार्ट का मतलब यह है कि वो टेक्नोलॉजी और डेटा को यूज़ करे और जल्दी से जल्दी अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें। तो उसमें AI होता है, 3D होता है, एनालिटिक्स होता है, और बहुत सारी ये टेक्नोलॉजीज़ को एक साथ आते हैं। तो जो इंडस्ट्री 4.0 है उसके जरिए आप लीन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। दैट्स द कनेक्शन रादर दैन द डिफरेंस। भारत में रहकर उतने बड़े काम नहीं कर पाते, लेकिन जब वो सिलिकॉन वैली जैसे देशों में जाते हैं, जगहों पे जाते हैं, तब वो बड़ी बड़ी कंपनियों को हेड करते हैं, बड़ी कंपनियां चलाते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे टेक इकोसिस्टम में और साथ में हमारे एजुकेशन के इकोसिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे भारतीय हैं जो बाहर जाके बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और देश का नाम और खुद का नाम और कंपनीज़ का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन ये जो पहले जो हमारे पास ट्रेंड था कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये करीब लास्ट 10-12 साल के अंदर बहुत कम हो चुका है। हमें एजुकेशन सिस्टम से शुरू करना पड़ेगा, और एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्कूल से नहीं, घर से भी शुरू होता है। हमारे घर में और स्कूल में ये हम लोगों को बताना पड़ेगा अपने अगले जनरेशन को कि आपको प्रश्न पूछना और किसी चीज़ को चैलेंज करना बहुत अच्छा है, ये गलत बात नहीं है। हमारे यहाँ पे वो उसको आगे बढ़ावा उतना ज़्यादा दिया नहीं जाता है, लेकिन जो नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, जो नए पेरेंट्स सोच रहे हैं, उससे लगता है कि ये बढ़ेगा और लोगों को ये क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा कि जस्ट बिकॉज ये पहले होते आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हमारे जो इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिया की कोलैबोरेशन है, इसको अगर हम बढ़ावा दें और ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें तो सिलिकॉन वैली से तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। भारत में अब मैन्युफैक्चरिंग पर और भी जोर डाला जा रहा है। हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत हमें बनना है, ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज को खुद स्केल कर सकें और एक सर्कुलर इकोनॉमी देश के अंदर ही बन पाए। आपके हिसाब से क्या इस चीज़ को मद्देनजर रखते इंडस्ट्रियल IoT के अंदर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं जिससे लोग $बिलियन अरबों खरबों के बिजनेस बना पाए? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि अगर आप इसको देखें कि हम मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में थोड़ा पीछे पड़ गए थे हमारे आसपास के देशों के मुकाबले, और वहाँ पे ये प्रोडक्शन लेवल आगे बढ़ा बिकॉज उन्होंने एक सचमुच ह्यूमन फैक्ट्री लगा दी। हम वो नहीं कर पाए, और हमको शायद उस वाले टेक्निक पे करेंगे तो हर समय हम दूसरे नंबर पे रहेंगे या तीसरे नंबर पे रहेंगे। आज टेक्निक की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से हम इसको काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं, और वो टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री 4.0, या उसके साथ साथ उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल IoT टाइप की टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो हमको इनेबल करेंगी। जैसे आप सोचिए कि आप स्किल डेवलपमेंट जो है, हमारे यहाँ पे युवा पढ़ी लिखी हैं और वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से सर्विसेज कंपनी ने आगे बढ़ाया है। अभी अगले जनरेशन की प्रोडक्ट कंपनीज़ कर रही हैं। ये अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो ना कि सिर्फ एट ऑटोमोटिव या केमिकल बट फार्मा, रिटेल, हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ इसको अपनाएं और अपने अंदर इस टेक्निक को इस्तेमाल करें, तो इसका प्रोडक्शन कैपेबिलिटी वर्ल्ड के बेस्ट कैपेबिलिटी में हो सकता है। इसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अगर सोचें तो करीब $25 बिलियन के आसपास का मार्केट है ऑन इंडस्ट्रियल IoT। अगर हम उसको यूज़ करें तो एक क्यों, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स और $1 बिलियन कंपनीज़ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। आने वाली पीढ़ी को करियर अपना कहाँ फोकस करना चाहिए, किस जगह पे करियर बनाना चाहिए? देखिए, अगर आगे बढ़ना है तो आपको जैसे पता चला है कि ये स्टार्टअप किसी भी दिशा में आप चलाएं, वेदर आप मैन्युफैक्चरिंग की ओर स्टार्टअप करें या रिटेल गारमेंट्स की ओर स्टार्टअप करें या किसी में भी, टेक्नोलॉजी का इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है।
दैट इज़ द की डिफरेंशिएटर। सो अगर किसी युवा को किसी भी क्षेत्र में करना हो, भले वो एग्रीकल्चर में करना हो या डिफेंस में करना हो, कहीं भी करें, तो उसके साथ साथ उसके टेक्निक और टेक्नोलॉजी का जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है, उसके स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और वो स्किल्स जो हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जो हमने बात की, उसको जानना और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये नहीं है कि सबको इंडस्ट्रियल आईओटी में डिग्री करना है जी, बट इंडस्ट्रियल आईओटी को कैसे इस्तेमाल करना है अपने फैक्ट्री में और उससे क्या कैपेबिलिटी बढ़ेगी, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ क्रिटिकल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन और इवन आवर जनरेशन टू सक्सीड नाउ ऑनवर्ड्स। फैंटास्टिक। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है जगदीश जी कि आज लाखों भारतीय आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में, आपका क्या संदेश है उन सबके लिए? देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारे पास, जैसे आपने कहा, इतना युवा पावर है और आज के लिए हमारे यहाँ इससे अच्छा माहौल नहीं बन सकता था। आज हमारे पास 76,000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स, दिन में 3 से ज़्यादा स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। तो लोग कंपनीज खोल रहे हैं, लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और लोग अपने ड्रीम्स और पैशन को फॉलो कर रहे हैं जी। सो मैं चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं कहीं भी ज़्यादा है, जैसे हमने कहा कि जय किसान जय जवान बहुत साल पहले, हर जगह पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अगर हम अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को और अपने पर्पस को फॉलो करें तो ऐसा माहौल है कि कोई भी चीज़ ना के बराबर नहीं है, सब कुछ हो सकता है। तो मेरी सिर्फ वही गुजारिश होगी और यही मैसेज होगा कि अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और अपने पर्पस को फॉलो कीजिए। सक्सेस या कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। स्टार्टअप चैंपियंस में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। और आप सभी के लिए, आपको तो पता ही है, ड्रीम्स, पैशन और पर्पस, 3 मैसेज आपके लिए जरूरी है। इस सेशन से आपके फायदे की 2 बातें अब इस प्रकार हैं। सबसे पहले, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिजिटाइज होगी, इंडस्ट्रियल आईओटी में बिजनेस बनाने की बड़ी संभावनाएं बनना शुरू होंगी। नंबर 2, अगर आप भविष्य के लिए तैयार होना चाहते हैं, उभरती टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखते रहिए, ये जरूरी है आपके लिए। आपको तो पता ही है अब आपको क्या करना है। आप मेरे साथ लेंगे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, यानी अपनी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का अगला कदम, लेकिन वो होगा एक ब्रेक के बाद। मिलिएगा मुझसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के इस एपिसोड में। लर्निंग से ही बढ़ती है अर्निंग, ये तो आप जानते ही हैं। जारी रखते हैं हमारी जर्नी अब हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप की। अब है बारी 10वें कदम की। कस्टमर फनल्स और कोहॉर्ट्स बनाना शुरू कीजिए। पता कीजिए कि टॉप 5 वो कौन से सोर्सेज हैं जहां से आपके पास नए कस्टमर्स आते हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं कस्टमर एक्विजिशन के। आपको यह भी जानना होगा कि सबसे ज्यादा कस्टमर्स आपको कहां से मिल रहे हैं और ये वो कस्टमर्स हैं क्या जो सबसे कम दाम में मिल रहे हैं, यानी कम खर्चे में आपको ज्यादा कस्टमर्स लेकर आने हैं। तो आपको पता यह करना है कि वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं। क्या वो डिजिटल मार्केटिंग है, क्या वो कोई इवेंट्स हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण कम दाम में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं। अब जैसे ही ये नंबर्स आपके पास आ जाएं, उन नंबर्स को आप हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने इकट्ठा कीजिए। उससे बनता है एक कोहॉर्ट। जब आप ये कोहॉर्ट अपने सामने देखेंगे तब आपकी आंखें खुलेंगी और आपको समझ आएगा कि आपकी स्टार्टअप किस दिशा में जा रही है। अगर आपने ये 10वां कदम सही लिया तो एक बात तो पक्की है कि आपकी स्टार्टअप फेल नहीं हो पाएगी। ये बात तो एकदम पक्की है। अब आप हमें बताएंगे कि क्या सीखा आपने आज के इस शो में। हमें बताइए अपनी वीडियोस के द्वारा। वीडियोस बनाइए और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए #StartupChampions2 हैशटैग के साथ। इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमें जो एनालिसिस करके पता पड़ा कि टेक्नोलॉजी जो लॉजिस्टिक्स में यूज़ हो रहा है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ट्रक ओनर जो होता है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उस ट्रक को रेगुलरली लोड मिलता रहे। तो अगर रेगुलरली सपोज एक ट्रक एक लोकेशन से अपने होम डेस्टिनेशन से एक डिफरेंट डेस्टिनेशन में जाता है तो रिटर्न में उसको एक लोड मिलना चाहिए। मूवमेंट ऑफ ट्रक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी रजिस्टर करते हैं ब्लॉकचेन में। तो इसमें ये पता चलता है कि किसने खरीदा, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द ब्लॉकचेन, और किसने बेचा और किसने लेके गया।